बीएससी सेकेंड सेम के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी सेकेंड सेम में हम आज शुरू करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग पहली यूनिट है प्यारे बच्चों, और इसके अंदर जो पहला टॉपिक हमें डिस्कस करना होता है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ क्यों जा रहे हैं, इससे पहले आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझी होगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और इसी वजह से फिर हम मूव करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या समस्याएं थी, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं और फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है ये हम जानते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मानना क्या था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है भाई कि किसी भी एटम का लास्ट ऑर्बिटल, किसी भी एटम का जो आखिरी शेल है उसको कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, जो एटम होता है उसका जो आखिरी कोश होता है, जो आखिरी शेल होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको वैलेंस शेल कहा जाता है। जैसे कि 1s कोई एटम है, 1s2, 2s1, अगर कोई एटम ऐसा है तो इसमें ये पहला शेल हो गया और ये इसका आखिरी शेल हो गया, इसको वैलेंस शेल कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल होता है, उस वैलेंस शेल का वो ऑर्बिटल, ध्यान रखना, किसी भी एटम, जैसे मान लो ये कोई एटम है, उसका ये पहला शेल है जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये अगला सेल है और यही आखिरी शेल है मान लेते हैं, इसमें आपके 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस एटम का जो आखिरी शेल है कौन सा है, 2s, 2 है आखिरी शेल, सेकंड वाला उसका आखिरी शेल है, दूसरा उसका आखिरी शेल है। तो किसी भी एटम के आखिरी शेल का वो ऑर्बिटल, यहां पे ऑर्बिटल क्या है, s है, वो ऑर्बिटल जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जैसे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि ऐसा ऑर्बिटल जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको पेयर्ड कहते हैं। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको पेयर्ड कहते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको युग्मित कहते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अयुग्मित। अयुग्मित यानी कि अनपेयर्ड। तो किसी भी एटम का आखिरी शेल का वो ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड है, वो ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। ठीक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है, किसी भी एटम का आखिरी शेल का, किसी भी एटम का आखिरी शेल का वो ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में क्या करता है, भाग लेता है। वही ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में क्या करेगा प्यारे बच्चों, भाग लेगा। ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा। अब ये एक एटम हो गया, ये एक एटम है, उसका आखिरी शेल का ये s ऑर्बिटल है और वो कैसा है, अनपेयर्ड है, तो ये बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। तो ऐसे ही एक और एटम है, उसका भी आखिरी शेल का s है मान लेते हैं, वो भी अनपेयर्ड है, तो ये भी बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। फिर ये दोनों ऑर्बिटल क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं और बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये अपने इस ऑर्बिटल को, इस अनपेयर्ड ऑर्बिटल को, और ये अपने इस अनपेयर्ड ऑर्बिटल को क्या करता है, ये दोनों अपने इन अनपेयर्ड ऑर्बिटल को आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ये दोनों अपने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं, और ये ओवरलैप करने की वजह से क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये एक बॉन्ड बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मानना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ा सा आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसी के आधार पे आप थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी समझेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि किसी एटम का आखिरी शेल का ऑर्बिटल जो कि कैसा है, अनपेयर्ड है, जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, वो बॉन्ड बनाने में भाग लेगा।
फिर दूसरे एटम का ऐसा ही ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड है वो भी आएगा, और फिर ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, और ये एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बॉन्ड बन जाएगा। समझ गए होंगे मेरी बात को? ठीक है। खाली ऑर्बिटल नहीं चाहिए, जैसे अगर 2s में 0 इलेक्ट्रॉन है तो नहीं लेगा भैया ये बॉन्ड बनाने में भाग। दूसरा, और पेयर्ड भी नहीं चाहिए, मतलब ये s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो पेयर्ड हो गया, मतलब s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, युग्मित है, तो ये भी नहीं चाहिए। तो ना खाली लगेगा बॉन्ड बनाने में भाग, ना खाली लेगा और ना ही पेयर्ड लेगा। कैसा होना चाहिए ऑर्बिटल? अनपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर वो बॉन्ड बनाने में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं, आखिर अनपेयर्ड ही क्यों चाहिए। देखो बच्चों, ऐसा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक और चीज है, इन दोनों के स्पिन मैंने आपको अपोजिट दिखा रखे हैं। इस ऑर्बिटल का स्पिन मैंने आपको ऊपर दिखा रखा है, इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर दिखा रखा है, इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का स्पिन नीचे दिखा रखा है। इसका क्या मतलब है यार? इसका ये मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे करके क्लॉकवाइज घूमेगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक को घूमना है क्लॉकवाइज, एक को घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये ऑर्बिटल के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, साथ में इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जब स्पिन कर रहे होंगे, यानी कि घूम रहे होंगे, तो उनका स्पिन दोनों का क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। एक का स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का स्पिन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब आपको कैसे मालूम चलेगा? तो आपको ये याद नहीं करना, आप मान के चलेंगे कि यार ये s का अगर एक इलेक्ट्रॉन है और ये s में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के स्पिन ऑटोमेटिकली अपोजिट होंगे, ऐसा आप मान के चलेंगे। ठीक है, अच्छा तो भाई स्पिन अपोजिट होने से क्या होता है, स्पिन अपोजिट होने से यहां पर ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मतलब स्पिन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वैसे ये इलेक्ट्रॉन भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक क्या करेंगे, घूमते वक्त मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बना ली। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये दोनों मैग्नेट, एक मैग्नेट आपका ऐसा हो गया, एक मैग्नेट ऐसा हो गया, इसका नॉर्थ ऊपर है, साउथ इधर है, इसका साउथ ऊपर है, इसका नॉर्थ नीचे है ना। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि ये अपोजिट घूम रहे हैं ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होंगी, यानी कि एक का नॉर्थ ऊपर होगा, इसका नॉर्थ नीचे होगा। तो भाई ये अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को, ये नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए ये दोनों क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और ओवरलैप कर जाते हैं, और क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अभी इतना तो नहीं लिखना है आपने एग्जाम में, लेकिन समझना है इस बात को। तो मैं क्या कह रहा था, अब ये अगर खाली होगा तो बॉन्ड बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। और ये भरा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन अगर भरे होंगे तो नहीं बन पाएगा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यार ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको कैंसिल कर देगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना। तो इसका अगर एक ऑर्बिटल भरा हुआ है, एक ऑर्बिटल अगर सिंगल नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर देता है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं रहेगी तो काहे का अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा ही नहीं ना। ये यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो ये इसको अट्रैक्ट तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए दोनों क्या होने चाहिए, सिंगल सिंगल होने चाहिए। चलिए, तो वो तो मैंने बात आपको समझा दी। तो मैं मोटा ये समझा रहा हूं, जो आपको समझना है वो ये है कि आखिरी शेल के ऐसे ऑर्बिटल जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, वही बॉन्ड बनाने में इस थ्योरी के अनुसार क्या करेंगे, भाग लेंगे। अब ऐसे दो ऑर्बिटल जब एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, तो इनके स्पिन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। फिर ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और इससे इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इससे इनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। अब अगर मान लो बच्चों ये मेरे पास एक ऑर्बिटल यहां से आ गया, एक ऑर्बिटल यहां से आ गया। ठीक है, ये एक एटम का ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का ऑर्बिटल है, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, क्या ये बॉन्ड बनाएंगे?
हाँ सर ये बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल के पास भी, इस एटम के ऑर्बिटल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और स्पिन अपोजिट है। आपको स्पिन हमेशा अपोजिट मान के चलना है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, ओवरलैप हो जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसको कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, जहां पर ये दोनों ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सिर एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे की मुंडियां इनमें एक दूसरे की घुस रही हैं, इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अभी मैं आपको एमओटी नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको थोड़ा वीबीटी समझा रहा हूं, फिर मैं एमओटी में आता हूं, ठीक है। तो यहां पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जा रही है और उसकी वजह से क्या, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं होता, अगर मान लो ऐसा होता, ये आपका पी ऑर्बिटल है, यहां पे ऐसे, ये ऐसे आ रहा होता, ठीक है। अब ये अगर ऑर्बिटल ऐसे होते तो भाई ये ऑर्बिटल ऐसे हैं, ये एक, ये मान लेते कि इन दोनों ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली, यहां पर एक पी ऑर्बिटल था एक और यहां पर भी एक और पी ऑर्बिटल था, ठीक है। ये वो पी ऑर्बिटल को दिखा रहा हूं मैं, ये वाले पी ऑर्बिटल में यहां दिखा रहा हूं, क्योंकि ये लोग ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली, तो क्या ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं हो सकती। अब इन पी ऑर्बिटल्स में कैसी ओवरलैपिंग होगी, इन पी ऑर्बिटल्स में कैसी होगी, साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी, साइड से ओवरलैप करेंगे ऐसे करके, ये थोड़ा सा ऐसे झुकेगा आगे को, ये थोड़ा ऐसे झुकेगा और ये हल्का साइड से ओवरलैप करेगा। तो ये वाला जो पी ऑर्बिटल है बच्चों, ये पी ऑर्बिटल्स और ये पी ऑर्बिटल क्या करेंगे, क्या ये बॉन्ड बना सकते हैं? पहला तो प्रश्न ये उठेगा, क्या ये बॉन्ड बना सकते हैं? तो आंसर होगा जी सर, ये बॉन्ड बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हाँ भाई, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इनके इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्या है, अपोजिट है। स्पिन अपोजिट हमेशा मान के चलना है, ठीक है। तो बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड बना सकते हैं। अब ये बॉन्ड जब बनाएंगे तो क्या इनके बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है? नहीं नहीं सर, हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो पहले ही किसी ने कर ली है। जब पहले ही कोई हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेता है तो दूसरा बंदा हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं कर पाता। यानी कि इन पी ऑर्बिटल ने, इस पी ऑर्बिटल ने इस पी ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर लिया है, तो ये वाला पी ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि मुंडिया अगर एक साथ घुस गई है एक बार, ये देखो ये ऐसे आया ऐसे आया ऐसे कर लिया, तो ये पी ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप थोड़ा ना कर पाएंगे। तो ये पी ऑर्बिटल क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। तो ध्यान रखना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, केवल वही क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं, वही एक दूसरे में घुस सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब जब ये ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जब ये ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो फिर ये ऑर्बिटल कई तरह से ओवरलैप कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है, ये ऑर्बिटल दो तरह से ओवरलैप कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है, ले भैया एक दूसरे के सर घुसा दिए एक दूसरे में, तो इसको हम कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं इसको? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, बढ़िया ओवरलैपिंग होती है, घुस जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है, और एक मजबूत बॉन्ड बनता है। इसको हम कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग और इसको हम कहते हैं, यहां पर जो बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। ठीक हो गया। ये आया एक पी ऑर्बिटल, ये आया एक पी ऑर्बिटल, ले भाई इन्होंने हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लिया और सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब मान लेते हैं कि ये वाले पी ऑर्बिटल भी अनपेयर्ड हैं, तो ये भी बॉन्ड बनाना चाहेंगे भैया, ठीक है, ये भी एक दूसरे से मिलना चाहेंगे, दोस्ती करना चाहेंगे। लेकिन अब ये क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो पहले ही हो चुकी है, तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, फिर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। और साइड वाइज ओवरलैपिंग करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो यहां पर क्या बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपने ध्यान रखना है। तो यहां पर बन गया आपका पाई बॉन्ड, ठीक है, ओके। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये हमने वीबीटी में देख लिया।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या क्या बताया आपको कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि ऐसे ऑर्बिटल जो क्या है लास्ट शेल में हैं और अनपेयर्ड हैं, ऐसे ऑर्बिटल जो लास्ट शेल में है और क्या है अनपेयर्ड हैं, जब वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जब एक एटम का ऐसा ऑर्बिटल जो लास्ट शेल का है अनपेयर्ड है दूसरे एटम के ऐसे ऑर्बिटल जो लास्ट शेल में है और अनपेयर्ड है उसके नजदीक आता है, तो फिर ये अपना क्या करते हैं, ये अपना ओवरलैपिंग करते हैं और उनके ओवरलैपिंग करने की वजह से क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो फिर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो ऐसे में पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। तो कब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है प्यारे बच्चों, जब एस और एस कंबाइन होता है, मतलब एक एटम का एस और दूसरे एटम का एस अगर कंबाइन होगा, ओवरलैप होगा, मतलब एक एटम आएगा उसका एस ऑर्बिटल है अनपेयर्ड है और दूसरा एटम आ रहा है उसका भी एस ऑर्बिटल है अनपेयर्ड है। जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग तो हमेशा हेड टू हेड ही होती है बेटा। एस ऑर्बिटल हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप करता है और यहां पर हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जब भी एस एस कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, और जब पी आते हैं तो पी तो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है पी जेड, ठीक है, एक होता है पी जेड, ऐसी एक होता है पी वाई, ठीक है, पी वाई, फिर ऐसी होगा एक पी एक्स, एक्स मतलब जो एक्स एक्सिस में होगा। तो हमने मान लेते हैं ये हमारा तीन एक्सेस होते हैं बेटा, एक्स वाई जेड, ऐसे करके हमारा एक्स हमने आपकी तरफ मान लिया, ऐसे वाई मैंने इधर को जेड इधर को मान लिया और वाई ऊपर को मान लिया। तो जो पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस में सोता है उसको पी जेड कहते हैं, जो पी ऑर्बिटल वाई एक्सिस में सोता है उसको पी वाई कहते हैं, और जो पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में सोता है उसको पी एक्स कहते हैं। तो याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पी जेड वाले का, पी जेड का, एक एटम का पी जेड दूसरे एटम के पी जेड से जब ओवरलैप होता है तो याद रखना कि हम पी जेड के केस में हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग कंसिडर करते हैं। ठीक है, किसके केस में, हम जब भी एक एटम का पी जेड दूसरे एटम के पी जेड से ओवरलैप करेगा तो उसको हमेशा क्या मान के चलते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप मान के चलते हैं। ठीक है, ऐसा किसके केस में मानते हैं, पीजेड के केस में हेड टू हेड ओवरलैप मानते हैं, और पीजेड जब भी ओवरलैप करेगा तो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये केवल पी एक्स भी पी एक्स के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर सकता है और पी वाई भी पी वाई के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर सकता है, लेकिन सभी जगहों पर क्या माना जाता है, किसको माना जाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग के लिए, पी जेड को माना जाता है। तो आपने ये स्टैंडर्ड है कि पी जेड हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। तो जब पी जेड ने हेड टू हेड ओवरलैप कर लिए, मेरी फिंगर है मान लीजिए, ये वाली फिंगर पी जेड है और ये पी वाई है मान लेते हैं, एक्स तो नहीं दिखा पाऊंगा, ये एक्स है। तो जब पी जेड ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली, जब पी जेड ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली, तो क्या ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो जब पी जेड ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली भाई, तो पी वाई हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा और पी एक्स भी हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। तो पी जेड जब भी हेड टू हेड ओवरलैप करेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पी वाई जब भी ओवरलैप करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। क्या मान के चलेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है और क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एमओटी थ्योरी में भी हम सिग्मा और पाई की बात करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए कि कब सिग्मा बनेगा कब पाई बनेगा। तो एस ओवरलैप करेंगे तो वो हमेशा हेड टू हेड ही होता है, सिग्मा बनता है। जब पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो कौन से पी ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, पी जेड को हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग मानते हैं। तो पी जेड सिग्मा बनाएंगे और पी एक्स और पी वाई को हम पाई मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ये समझना है। अब तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा इतना ही अभी पढ़ रहे हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की दिक्कतें क्या थी
यार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार देखो जरा गौर से, मैं ऑक्सीजन एटम को देखता हूं, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया। अगर इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, ठीक है, सॉरी 2p4। तो ये इसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2 2s2 2p4। पहले वाले शेल में 1s होता है, सेकंड वाले शेल में s और p दोनों होते हैं, ठीक है। s में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आ सकते हैं। तो 1s2 2s2 2p4 इनको जोड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4, 4 + 4 8 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्सीजन का हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब अगर हम इसको ऑर्बिटल के रूप में लिखेंगे, ऑर्बिटल के रूप में लिखते हैं, ठीक है, s में एक ऑर्बिटल होता है प्यारे बच्चों, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ध्यान रखना, s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 होते हैं, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है? p सबशेल है, 2s में एक ऑर्बिटल दिखा दिया मैंने, p में कितने ऑर्बिटल दिखाते हैं? 3 ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये अंदर का है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि लास्ट शेल भाग लेगा केवल बॉन्डिंग में, लास्ट शेल बॉन्डिंग में भाग लेगा, इसीलिए मैं केवल लास्ट शेल को ही यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है। तो लास्ट शेल को ही दिखा रहा हूं। तो लास्ट शेल में क्या है? 2s है, 2s में एक ऑर्बिटल होता है, 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यहां पे s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे कि भैया किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसके पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? p के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। p के पास अनपेयर्ड है, 2p के पास अनपेयर्ड है। कितने हैं? कितने अनपेयर्ड हैं? 2 अनपेयर्ड है। यानी कि यहां पर 2 2p ऑर्बिटल हैं, 2 2p ऑर्बिटल हैं जो क्या है? अनपेयर्ड हैं। 2 2p ऑर्बिटल हैं जो क्या है? अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब ये ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, मेरा हाथ ये एक ऑक्सीजन है, इसके पास ये 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल है। ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास ये 2 अनपेयर्ड p ऑर्बिटल हैं। अब ये ओवरलैप करेंगे, ये नजदीक आएंगे, तो बॉन्ड कौन बनाएगा? बॉन्ड ये वाले तो बना पाएंगे, ये वाले, ये तो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? केवल वही ऑर्बिटल बॉन्ड बना पाएंगे जो अनपेयर्ड है, तो यही बॉन्ड बना पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा हाथ एक ऑक्सीजन है, ये इसके 2 p ऑर्बिटल हैं। ये वाला हाथ भी एक ऑक्सीजन है, इसके ये क्या है? 2 क्या है? ये 2 p ऑर्बिटल हैं। अब ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं नजदीक, दिख रहा होगा आपको, नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। तो ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। और ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, ये बन गया पाई बॉन्ड। तो यार ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास लास्ट शेल में ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s के, ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2p के, और ये 2 मेरे पास क्या हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन pp में, ठीक है। सेम ये वाला ऑक्सीजन भी है, इसके पास एक अनपेयर्ड हो गया 2s का, एक पेयर्ड हो गया, एक लोन पेयर, एक 2s का पेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया, एक 2p का इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया। और अनपेयर्ड कितने हो गए? अनपेयर्ड हो गए, ये एक अनपेयर्ड, ये एक अनपेयर्ड, दूसरे वाले का ऐसे अनपेयर्ड अनपेयर्ड ऐसे करके, ठीक है। तो ये थोड़ा ऐसे दिखाता हूं, थोड़ा सा ऐसे, ताकि ये मैं पाई ऐसे मोटा मोटा, इसको ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे नहीं बनाना है, केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, जो बात समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का एटम है, ये भी एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के एटम के पास ये 2s का एक जोड़ा हो गया, ये 2p का एक जोड़ा हो गया इलेक्ट्रॉन का, और ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया अकेला p में, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया ऐसा अकेला, ठीक है। वैसे ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये 2p का एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जब ये नजदीक आएंगे आपस में, तो ये इन दोनों ने क्या कर दिया? हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लिया, और क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लिया और सिग्मा बॉन्ड बन गया। और इन दोनों p ऑर्बिटल ने, इस p ऑर्बिटल ने, इस p ऑर्बिटल ने, ऐसा नहीं होता p ऑर्बिटल, तो ऐसा होता ना, वो दिखा नहीं रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूजन हॉच पॉच हो जाएगा। तो
तो ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल फिर क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कैसा होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में इस ऑक्सीजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये हो गया, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये हो गया। लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल के, उनकी बात कर रहा हूं मैं। और ये इसने एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया, एक पाई बॉन्ड बना दिया। तो जब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार दो ऑक्सीजन के एटम बॉन्ड बना रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जब दो ऑक्सीजन के एटम बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन बच रहा है जो अनपेयर्ड है, जो अब अकेला रह गया है? तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं दिख रहा है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में आ चुके हैं। देखो ये जोड़े में है ऑलरेडी पहले से, ये भी पेयर्ड है ऑलरेडी, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, और ये बेचारा अकेला था, अब ये पेयर्ड हो गया इसके साथ, ये पेयर्ड हो गया। ये भी पहले अकेला था, इसके साथ पेयर्ड हो गया। तो जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम देखते हैं, तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अब अकेला नहीं बचा। सब इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिए हैं, या तो वो ऑलरेडी जोड़े में थे, या फिर वो बॉन्ड बनाने के बाद जोड़े में आ चुके हैं, पेयर्ड हो चुके हैं। तो इस हिसाब से इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर अकेला इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, अगर अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, मैं क्यों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर जोड़े में है इलेक्ट्रॉन, तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, तो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। इसका मतलब यहां पे सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड हैं। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन यहां क्या है, पेयर्ड हैं। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन उसको कैंसिल करेगा, जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देगा। इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में आ गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, जो पहले से जोड़े में नहीं थे उन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाना चाहिए ऑक्सीजन। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है कि ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक नहीं है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, यानी कि उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, डायामैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं है, पैरामैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर है। तो ये एक बात है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, तो इसको क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है, सभी जोड़े में है, एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरा काट दे रहा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कि डायामैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, उसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। तो ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाती है कि क्यों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, इसके लिए हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हटकर कहां आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आ जाते हैं। तो ये एक बात थी मैंने बताई आपको कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैसा होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। तो इस बात को ये थ्योरी नहीं समझा पाई। दूसरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि भैया कम से कम 2 ऑर्बिटल होने चाहिए, एक एटम का एक ऑर्बिटल, दूसरे एटम का दूसरा ऑर्बिटल, अनपेयर्ड होना चाहिए, ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड बनेगा। यानी कि दो एटम्स के बीच में एक एटम है, एक एटम है, दोनों एटम के बीच में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं
जैसे कि H2 नेगेटिव, H2 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव, जैसे ये है, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो ये नहीं, इस तरह के बॉन्ड को ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया एक एटम का लास्ट शेल का ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम का लास्ट शेल का ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड बनेगा। तो ये एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस तरह का बॉन्ड बनना चाहिए। इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं, ध्यान से समझना, इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं टू सेंटर, ये दो सेंटर है, एक ए है एक बी है, तो उसको कहते हैं टू सेंटर, और दो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में, टू इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के बॉन्ड को एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसको कहते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन बहुत जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर एटम्स के बीच में, दो एटम के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पर दो एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा भी बॉन्ड पाया गया है। यानी कि टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को छोड़कर कहीं कहीं पे थ्री सेंटर, तीन सेंटर होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ऐसे तीन एटम है और इलेक्ट्रॉन दो ही हैं बस, ठीक है। ऐसे ये तीन एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन क्या है, दो ही है, ऐसा भी होता है। तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही ये थ्योरी समझाती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अलावा थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को, या टू सेंटर, दो सेंटर होंगे एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, उसको ये थ्योरी नहीं समझा पाती है कि वो कैसे बन रहा है। तो बॉन्डिंग को भी कुछ हद तक ही समझा पाती है, और बहुत तरह के बॉन्ड्स होते हैं। जैसे इस थ्योरी के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से आएगा, दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो सेंटर होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ये थ्योरी बताती है। लेकिन जहां पर तीन सेंटर हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, उसको ये थ्योरी नहीं समझा पाती। जहां पर दो सेंटर हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, उसको भी ये थ्योरी नहीं समझा पाती है। तो केवल इस बॉन्डिंग को समझा पाती है, और बाकी जो और बॉन्ड्स होते हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, उसका एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के पास नहीं है, ठीक है। इसके अलावा H2 पॉजिटिव कैसे होता है बच्चों, ये समझा नहीं पाती। हीलियम 2 पॉजिटिव कैसे होगा, ये नहीं समझा पाएगी। H2 नेगेटिव कैसे बनेगा, इसको नहीं समझा पाएगी। तो कुछ कुछ आयंस के होने को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, जैसे ये H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव। तो इन आयंस के एग्जिस्टेंस को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो बेटा ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को ये थ्योरी नहीं समझा पाती, केवल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही एक्सप्लेन कर पाती है। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को नहीं समझा पाती। इसके अलावा ये थ्योरी कुछ आयंस के एग्जिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती है, जैसे कि H2 पॉजिटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम के नीचे 2 और फिर पॉजिटिव, फिर H2 नेगेटिव कैसे हो सकता है, इसको नहीं समझा पाती। और ये थ्योरी स्टेबिलिटी को, डिफरेंट आयंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। डिफरेंट आयंस की क्या नहीं समझा पाती, स्टेबिलिटी को कंपेयर नहीं कर पाती है, ठीक है। कोई एक आयन दूसरे आयन से स्टेबल क्यों है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी नहीं दे पाती है कि कोई एक आयन दूसरे आयन से, या कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के पास नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें कौन समझाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझाएगी, जिसको कि अब हम अगली क्लास में डिटेल में समझेंगे। उम्मीद है कि आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बाय बाय।